हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केमो हब यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज दैट इज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 2 है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी सबसे पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा, फिर उसके बाद लेक्चर 2 देखिएगा कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप लोगों को इस चैनल पे जेई नीट का बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से जरूर मतलब प्रॉब्लम तो पूछे ही जाते हैं। इस लेक्चर को आप लोग जरूर मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने नेक्स्ट लेक्चर 1 में देखा था कि कैसे पीरियोडिक टेबल को जनरेट किया गया था, कैसे क्लासिफाई किया था, क्या थॉट से कैसे कैसे साइंटिस्टों ने उस पर वर्क किया था। तो हम लोग मेनली पीरियोडिक टेबल तक वहाँ पे देखा था। सबसे पहले डोबरियन लॉ ऑफ ट्रायड्स देखा था, उन्होंने काम किया था, उन्होंने पहले इनिशिएट किया था। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा। उसके बाद हम लोग देखे मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड लूथर मेयर कर्व। वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम तो नहीं पूछे जाते, बट आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो कभी भी एग्जाम वाला वहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा दिखता है, उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, ये सब देखेंगे। फिर डायगोनल रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में, और एनोमलिस प्रॉपर्टीज देखेंगे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग रेडी हो जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम लोग मतलब उस लेक्चर में बताया था कि मेंडली पीरियोडिक टेबल ने जो एलिमेंट को अरेंज किया था वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि हेनरी मोजले, जिन्होंने जिन्होंने मतलब हर एक एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मतलब रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, कैसे कर रहे थे? बाय यूजिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को वहाँ पे मतलब एनोड की साइड या टारगेट हाथ पे रखते थे और उसका जितना एक्सरे लेते थे। ठीक है, और उसको मतलब एक मतलब ड्रॉ करते थे। ठीक है उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हम एलिमेंट का इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे उसके फ्रिक्वेंसी पे भी मतलब एक लीनियर वेरिएशन आ रहा है। मतलब जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसके फ्रिक्वेंसी, मतलब जो इमिट हो रहा है रेडिएशन, उसका जो फ्रिक्वेंसी वैसे वैसे वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतना आपने समझा? तो देखो, यही था उनका हेनरी मोजले का एक्सपेरिमेंट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोगों को इतना ही समझना है। बाकी उनका ये देखो, जैसे यहाँ पे आपने जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी। ये वी नहीं है, ये न्यू है। ठीक है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, उन्होंने रूट न्यू लिया था। उनका एक रिलेशन था यहाँ पे कि रूट न्यू इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में जेड माइनस पी। देखो, उन्होंने क्या देखा था कि रूट न्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड माइनस बी के। ठीक है, तो उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उन्होंने क्या रखा, ए रखा। ए कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो उन्हें देखा कि हमने एटॉमिक नंबर को अगर इंक्रीजिंग मतलब रख रहे हैं, हर एक मतलब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी भी एक लीनियर आ रहा है। ठीक है, और उन्होंने जेड को क्या बोला था, जेड इज इक्वल टू, उस समय था नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एलिमेंट। उस समय जो जेड को देखा जा रहा था वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की तरफ देखा था। बट बाद में उन्होंने जेड को एटॉमिक नंबर बोला। क्या बोला? जेड को एटॉमिक नंबर बोला। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, कभी कोई पूछ लिया हु इज द फादर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो आप लोग क्या बोलोगे? हेनरी मोजले इज द फादर ऑफ एटॉमिक नंबर। उन्होंने ही एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, नाउ आप ये देखते हो कि जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि मेंडली पीरियोडिक टेबल तक की हम लोग एटॉमिक मास को ज़्यादा प्रेफर करते थे कि एटॉमिक मास के बेसिस पे हम लोग प्रॉपर्टीज या क्लासिफाई करते थे पीरियोडिक टेबल को। बट हम जब से हेनरी मोजले ने स्टडी किया और पाया कि हाँ, एटॉमिक मास से बेटर तो एटॉमिक नंबर है, उसमें ज़्यादा लीनियर आ रहे हैं, मतलब एक सिक्वेंशियल आ रहा है, कुछ रिलेशन है एटॉमिक नंबर और हमारे एलिमेंट के मतलब क्लासिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो आप ये भी देखते हो कि दो एटॉमिक मास के बीच में कोई मतलब ऐसा आता है कि जैसे किसी का एटॉमिक मास है 13.2
और किसी का आता है 13.4, मतलब एक कंसेक्यूटिव नहीं है। बट एटॉमिक नंबर में ऐसा नहीं है, एटॉमिक नंबर एक 13 है तो उसके बाद 14 ही आएगा, उसके बीच में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है, तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। डिस्कवरी ऑफ जेड एज एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन forms a more precise way for classification of elements, as no elements could be placed between two consecutive atomic number, whereas that wasn't true for atomic mass। वही मैं बोल रहा हूँ कि एटॉमिक मास के बीच में तो आप कितने सारे आएंगे, 13 to 14 बीच में कितने कितने एटॉमिक मास आ जाएंगे। बट एटॉमिक नंबर इतना प्रॉपर है ना, ये एक 13 आया, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, एक कंसेक्यूटिव लगातार। तो इसका ये उन्होंने एडवांटेज बताया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे और ज़्यादा हमें क्लियर, हमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन मिल सकता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, सब कुछ हमारे पास रेडी हो गया कि हाँ एटॉमिक नंबर इज बेटर देन एटॉमिक मास। हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अब उसको अरेंज करेंगे। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन था उसको कैसे फिलअप किया जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप किया जाए, जैसे एटॉमिक नंबर किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 15 है, तो उसमें कैसे ऑर्बिटल में फिलअप किया जाए, उसके लिए बोर-बोरी स्कीम में 3 रूल्स दिया गया है, ठीक है। पहला है अबव प्रिंसिपल, सेकंड है पॉलीज एक्सक्लूजन, थर्ड है हुंड्स रूल। मैं आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अबव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अबव का आपको अगर पूरा डिटेल में चाहिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो मैं रैंक बूस्टर सीरीज में वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपल से मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अब वो प्रिंसिपल यहाँ ये बताता है कि कैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाए, वो सीक्वेंस बताता है हमें, ठीक है। तो वहाँ पे अब वो प्रिंसिपल ये बताता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रॉन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। हुंस रूल ये बताता है कि पहले डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मतलब फिलअप करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। सिंपल सा आपको यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल फॉर फिलिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब आप देखे होंगे कहीं कहीं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, तो इसके आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसके बाद क्या आएगा। तो ऐसे तो है नहीं कि 1s2 के बाद 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, मतलब एक सीक्वेंस नहीं आता कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो, आप देखो ये ऑर्डर है हमारा इलेक्ट्रॉन फिल करने का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4। अब आप बोलोगे याद कैसे किया जाए, तो टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं हूँ, मैं आपको पूरा अच्छे से एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप उसको अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे एस पी डी एफ, ठीक है। आपको क्या करना है, एस को 2 बार 2 टाइम्स, पी एस को 2 टाइम्स, और डीपीएस को 2 टाइम्स, और एफ डी पी एस को 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। कैसे करना है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस। ये आपको मैं बता रहा हूँ तरीका कैसे, इसको इसको याद कर लो या तो ये तरीका अपना लो, ये भी सही है, डी पी एस एंड डी पी एस। इसके बाद मैंने क्या बोला, एफ डी पी एस को 2 टाइम्स लिखना है, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। अब आपको मैं बताऊं, जो एस होता है, एस वाला जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, पी वाला हमेशा 2 से स्टार्ट। आपने कभी 1p नहीं देखा होगा, पी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, टी हमेशा 3 से स्टार्ट होता है, एफ हमेशा 4 से स्टार्ट होता है। और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, और 3 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं, और 4 में हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे भरा, वो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, या तो एक ऊपर एक नीचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पी में से 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ पे अगर आप फिल करोगे 2 इसमें और 2 इसमें, तो टोटल कितने आ गए, 6 आ गए। ऐसे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताता है। अब देखो, एस आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे लिख दो, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, वेट, देखो यहाँ पे आपको 1 2 3, सिर्फ एस को देखो, 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपने एस का भर लिया। अब देखो पी यहाँ पे आ गया ना, पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4
5 6 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया, पी वाला हो गया कंप्लीट। अब डी, डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, तो 3, यहाँ पे 4 5 6, ये हो गया। अब देखो ये यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एफ देखो 4 से स्टार्ट होता है, तो 4, इसके बाद 5, कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो आप यहाँ से 1 मिनट में यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ठीक है। एस में 2, 1 मिनट ये दिख नहीं रहा है, शिट। एस में आपका कितना होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2, यहाँ पे भी 2 होगा। यहाँ पे पी में कितने होते हैं, 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे डी में है तो 10 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ऐसा है तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 14, 10, 6, 2। अब आपको पता चलेगा मैंने क्या यहाँ पे आपको बताया, बहुत बड़ी चीज बता दिया इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप किसी भी एलिमेंट का ले लो, किसी भी, हाँ कुछ एक्सेप्शन है वहाँ पे, आप देख लें, ऐसे क्रोमियम होते हैं और प्लेटिनम पैलेडियम, वो सब का बहुत ही खतरनाक एक्सेप्शन है, उसको मैं आपको याद दिला दूंगा कि हाँ वहाँ पे कैसे करते हैं। बाकी आप देख लो कोई भी एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल को उठा लो, अब देखो मैच करो, 1s2 2s2 2p6, यहाँ देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, मैक्सिमम सबको आपको सीक्वेंस ऑर्डर मिल गया। या तो आप ऐसे याद करते हो आपको बहुत टाइम लगता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एस पी डी एफ लिखो, एस एस को 2 बार, पी एस को 2 बार ले लो, डी पी एस को 2 बार ले लो, एफ डी पी एस को 2 बार ले लो। फिर एस को 1 से स्टार्ट होता है, पी 2 से स्टार्ट होता है, डी 3 से, मतलब डी वाला 3 से स्टार्ट होता है, एफ वाला 4 से स्टार्ट होता है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, हमने देखा कैसे क्यों होता है 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब आपको किसी का पूछा गया कि बताओ आप मुझे हाइड्रोजन का बताओ, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आप कहाँ पे जाओगे, सबसे लोअर ये होता है, फिर उसके बाद ज़्यादा ये, फिर इससे 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 ये। अब देखो ये तीनों रूल है, अब पॉलीज है, हंस सबका ये वहाँ पे फिक्स करके बनाया गया, ठीक है। तो ये होगा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो 1, ठीक है। हीलियम बोला तो 1s2 हो जाएगा। अब जैसे लिथियम बोला, ठीक है, लिथियम बोलता है, मैं एक और बताता हूँ, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1s में जाएंगे, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब बच्चे मेरे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बचा, हम फिर इसमें किस में जाएंगे, 2s में जाएंगे, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 1। इसमें देखो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही है ना, तो हम लोग यही भरेंगे 1s2 2s1। तो इस हिसाब से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन किसी का भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये समझा होगा, अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि हमारा एनिमेशन चालू हो जाए। वेट वेट, यस, यूजिंग दिस द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज फॉर्मुलेटेड। यही जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन था, इसी से लॉन्ग मतलब पीरियोडिक टेबल फॉर्मुलेट हुआ, ठीक है, नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको समझा अभी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने रोज है, कितने कॉलम है, 7 रोज है और 18 वर्टिकल कॉलम्स है, मतलब 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन मैंने आपको बता दिया, अब इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर याद है, और एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसका भी, तो आप लोग उसको सीख लोगे, ठीक है। तो आपको लिथियम का जैसे मैंने बोला 1s2 2s1 1s2 2s2, अब आप किसी का भी ले लो, एटॉमिक नंबर आपको पता है, वही SS PS DPS TPS लिखने का, 1 2 3 जैसे भी मैंने बताया उसको आप समझ लेना अच्छे से, और आप अप्लाई करना, आपको हर चीज का आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बताना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे ये बताना चाहता है, जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम फ्रेंशियम पूरा एक ही ग्रुप में है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में भी S1 में जा रहा है। तब देखो लिथियम में भी 2s1 है, सोडियम में भी 3s1 है, पोटेशियम में 4s1 है, रुबिडियम में 5s1 है, मतलब ऐसे एक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा, आउटर सेल कन्फिग्रेशन of all these element it's same। देखो आउटर सेल का जो कन्फिग्रेशन सेम है, एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप टुगेदर, और इसीलिए इनको ग्रुप किया गया है। अब देखो
जो अपने डोबरियन साहब थे, मेंडलीव साहब थे, बहुत सारे न्यूलैंड साहब थे, इन्होंने तो बता दिया, अरेंज कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों आप उसको एक साथ रख रहे हो। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें समझ में आ गया नहीं, देखो लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आ रहा है, सोडियम का भी, मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आ रहा है, S1 सब में आ रहा है, इसीलिए उनको एक साथ ग्रुप किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन रीजन फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, इन्होंने रीजन दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले ने। दिस implies that elements are showing similar properties after regular interval because of similar outer cell configuration। मैंने आपको वही समझाया है कि आउटर सेल कन्फिग्रेशन सेम होने से इनका प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ पीरियड, एक एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर-बरी थियरी ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर फॉर फिलिंग एन ऑर्बिटल इज, अभी हमने देखा 1:2 2 p6 3:2 ऐसे होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, हर एक पीरियड एक नए क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को बोलते हैं, ठीक है। n=1 n=2 ये सब हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा कि 7 पीरियड होते हैं, पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट होंगे, 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होंगे, कैसे हमने पता चले, यहाँ पे देखो पीरियड नंबर 1 है ना, एक मिनट, देखो पीरियड नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट होंगे, 2 होंगे ना, ये देखो 2 होंगे। अब पीरियड नंबर 2 में देखा जाए तो यहाँ पे कितने होंगे, ये 2s2 2p6 मतलब 2 यहाँ पे हो गए और 6 यहाँ पे हो गए, तो मतलब 8 आ जाएंगे, ठीक है। पीरियड नंबर 3 में देखा जाए तो 3s2 से लेके यहाँ पे क्या होगा, 3p6 होगा, 3p6 होगा ना, यहाँ पे 2 होंगे और 6 होंगे, मतलब टोटल 8 होंगे। फिर पीरियड नंबर 4 में देखा जाए तो 4s2 से लेके, देखो यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 4 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, भले से 3 आ जाए चलेगा उसमें। तो 4s2 से हमें 4 तक जाना है, 4 से 4 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 हो, 2 + 10 12 + 6 18, यहाँ पे कितना हो गया, पीरियड नंबर 4 में 18 एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे पीरियड नंबर 5 में कितने होंगे, यहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, तो 2 + 10 + 6 कितने हो गए, 18 हो गए। ऐसे ही पीरियड नंबर 6 में आपको जाना है तो 6 से कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, 14 + 2 16 16 + 10 26 26 + 6 यहाँ पे 32 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 7 मतलब पीरियड नंबर 7 में देखेंगे तो यहाँ पे भी 32 कुछ देखेंगे, ठीक है। 40 ऐड कर लेना, 14 + 10 + 2 + 6 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि कैसे, मैं आपको देखो यहाँ पे वही बता रहा है उसने एनिमेशन के थ्रू कि कैसे उन्होंने काम किया, ठीक है। देखो देखो पीरियड नंबर 4 में उन्होंने ऐसे काउंट किया, पीरियड नंबर 5 में पता चला ना कैसे 18 32 32 आ रहा है। और पीरियड नंबर 6 और 7 को लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। अब देखो आपको किसी भी एलिमेंट्स पूछा कि हाँ मुझे बताओ कि इस 5th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो, तो आप अगर ऐसे करोगे कि बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, मतलब हेक्टिक हो जाएगा, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, मतलब अगर आपका एन जो ऑड नंबर n=3 हो गया 5 हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, 5 + 1 n+1/2 आप होल स्क्वायर इंटू 2 करना है। तो आपको याद करना है तो कर लो, नहीं तो मैंने आपको वो बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रम से लिख लोगे, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब देखो हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने बहुत कुछ पढ़ा कि एटॉमिक नंबर के बेसिस में बहुत कुछ खामियां थी मेंडली पीरियोडिक टेबल में, उसको दूर किया गया। हेनरी मोजले ने सर ने उन्होंने काम किया, एटॉमिक नंबर बताया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ज़्यादा बेटर है रिजल्ट आ रहा है, तो उन्होंने ये सब काम करके हमें बताया। ये देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा ऐसा दिखता है, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, ये दोनों को हम लोग बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पे जो येलो कलर का ये दिख रहा है इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट कैसे आया। अभी आपने देखा ये लिथियम सोडियम, आपने अभी रिसेंटली देखा लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब वाले को, कि यहाँ पे जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिख रहे थे 3 का 11 का 19 का 37 ये सब का, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन था वो एस ऑर्बिटल में जा रहा था, इसीलिए इसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 होते हैं, तो एक इसमें डिवाइड करेंगे तो एक S1 वाला एक S2 वाला, ठीक है। तो एक S1 का ग्रुप बनेगा, एक S2 का ग्रुप बनेगा। ऐसे P1 में देखा जाए तो P1 में 6 होते हैं, तो इसमें कितने बनेंगे, 6 ग्रुप बनेंगे, P1 P2 P3 P4 P5 P6, ठीक है। ऐसे D1 में D10 बनेंगे, 1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, समझा आपको। F में 14 बनेंगे, F1 F2 F3
F4, F5, S6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, यहाँ पे देख लेना F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, यहाँ पे लुटेशियम देखना, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये जो ये है यहाँ पे लैंथेनम से नहीं, यहाँ पे सीरियम से स्टार्ट होता है, यहाँ पे F1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, सीरियम से स्टार्ट होता है। तो आपने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जा रहा है वही उसका नाम हो रहा है, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। नाउ ये सब हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देख लिया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए हो कि जो हाइड्रोजन तो उसको अलग, यहाँ पे देखो सब रेड से किया गया है, बट हाइड्रोजन को एक अलग कलर से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है इसलिए दिया क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज होता है वो मेटल्स को भी मतलब देता है, आधा आधा नॉन मेटल्स का भी करेक्टर रखता है, ठीक है। मेटल्स का क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 1s1 आते हैं, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। और एस ब्लॉक में नहीं रखा गया, मतलब इस साइड रखा गया है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये इसका नॉन मेटल जैसा भी करेक्टर होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाए तो नोबल गैस करेक्टर, नोबल गैस मतलब इसका कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो नोबल गैस हो जाता है, नोबल गैस कन्फर्मेशन अटेंड कर लेगा, वैसे हाइड्रोजन का भी वही टेंडेंसी है। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही मतलब अलग 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 किस्म का खिलाड़ी है। तो उसको हाइड्रोजन को आज तक उसका फिक्स पोजीशन नहीं हो पाया है। उसको अगर रखना है ना तो आप देखोगे एस ब्लॉक के ऊपर एक अलग से बॉक्स बना के उसको रखा गया है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, कभी मत बोलना, वो अलग एलिमेंट उसको अलग बॉक्स में रखा गया है। तो ये आप अभी पढ़ोगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स में हम बताएंगे, ठीक है। मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, गिव रीजन फॉर पीरियोडिसिटी, हाँ ये हमने पीरियड इसने रीजन बता दिया कि हाँ क्यों इसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम को क्यों एक ही ग्रुप में रख रहे हैं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आ रहा था, ठीक है, ये बता दिया। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे मतलब पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया, मतलब डिवाइड कर दिया इन्होंने 4 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस पे। पर डी मेरिट्स यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये आता है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन होता है आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। और एक होता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, क्यों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को एक अलग ग्रुप दिया गया, क्यों उसमें अरेंज नहीं किया गया, मतलब देखो ना आप लैंथेनाइड एक्टिनाइड को एक अलग ही बॉक्स या अलग ही टेबल बना के उसको रखा गया, ठीक है, ये उनका डीमेरिट्स है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बारे में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्लॉक्स, मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक, हमने अभी देखा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। द नेम ऑफ ब्लॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ऑर्बिटल, वही लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है उसी से उसका नाम होगा, डिसाइड होगा, ठीक है, ये हो गया। जैसे कि हमने हमें ये भी देखा कि एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 ग्रुप होगा, पी ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 ग्रुप बनेगा, एफ ऑर्बिटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तो 14 ग्रुप बनेगा। तो अभी हमने इतना जो जो पढ़ा है सब कुछ हमारा कॉन्सेप्ट रेडी है। अगर रेडी है तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में S1 है, S2 है, ग्रुप वन को बोलते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक 1s1 है, लिथियम का 1s2 2s1 है, देखो सब में लास्ट में आप देखोगे S1 आएगा, ठीक है। जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप वन इज ये NS1, ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका NS1 आएगा, ठीक है। ये देखो आप नोटिस करोगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, आप आगे भी जाओ ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सबका सबके लास्ट में S1 आएगा। बट हाँ ये अगर थर्ड पीरियड है मतलब थर्ड पीरियड तो N=3 आएगा, सेकेंड पीरियड का तो N=2 आएगा, ऐसे ही जो कौन मतलब जिस पीरियड का उस पीरियड का इसका N आएगा, ठीक है। और ग्रुप वन को अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका देखो लास्ट में S2 आएगा, ठीक है। तो जनरल कन्फिग्रेशन फॉर ग्रुप टू इज NS2। आप देख ले मतलब एस ब्लॉक का जनरल का ये देखो जनरल कन्फिग्रेशन है, एस ब्लॉक का क्या है NS, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। इतना ही बहुत सिंपल था, बहुत लोग बहुत जल्दी समझ में आया होगा। अब पी ब्लॉक पे जाते हैं, पी ब्लॉक में कुछ नहीं है, पी में देखो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हो, तो एक P1 होगा, एक P2 होगा, एक P3 होगा, P4, P5, P6। तो हम लोग ये बोरॉन का देखते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब का देखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा P1 आएगा, ठीक है। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन 13 का क्या होगा, ग्रुप 13 का NS2 NP1, ठीक है। ये देखो ये मेरा आउटर मोस्ट जेल है, ठीक है, 2s2 2p1, 3s2 3p1, ये सब मेरा आउटर मोस्ट है, ठीक है। 3D ये हो गया, सॉरी 4p1 वाला, ठीक है, ये आपका आउटर मोस्ट हो गया। तो NS2 NP1, NS2 NP1। अब आप बोलोगे यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 कैलियम 3d10, आपने वही देखा ना SS PS PS, मेनली 3 रूल्स है,
अबव पॉलिश एक्सक्लूजन हुंस रूल, उसको ही बना के उन्होंने देखा था कि 1:2:2 एक ऑर्डर बना, तो वही आप मतलब अप्लाई करोगे आपको सबका मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्रुप 14 का P2 आएगा, ठीक है, NH2 NP2। ग्रुप 15 का आप देख लो NH2 NP3 आएगा, ठीक है। ग्रुप 16 का NH2 NP4 आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है पी ब्लॉक में, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप नॉर्मल जो ऑर्डर मैंने बताया था उसको ही अच्छे से करना हो जाएगा आपका, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। NH2 NP1 to 6 या फॉर पी ब्लॉक। नाउ हम लोग जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको घुमा सकता है, ठीक है। यहाँ से कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, मैं आपको उसको समझा दूंगा। तो ग्रुप 3 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्गन यहाँ पे क्यों लिखा गया है, आप या तो पूरा लिखो या तो ऑर्गन का आपको एटॉमिक नंबर पता है उसके बाद का आप लिख लो 3D1 4s2। ये सिंपल सा लिखने का तरीका है। अगर क्रिप्टॉन आप नहीं लिखना चाहते पूरा मतलब 39 का आप एटॉमिक नंबर लो, पूरा लिखो, उसको लिख सकते हो वो भी सही है। या तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है कि हाँ हमें ऑर्गन तक तो सब पता है, उसके बाद 3D1 4s2, ठीक है। इनको बोलते हैं ग्रुप 3। इनका जनरल कन्फ्यूजन होता है NM-1 D1 और NH2, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 5D 6 ऐसा क्यों हुआ। आप अब बहु प्रिंसिपल का जो मैंने वीडियो बनाया उसको देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। N+L रूल वाला है, सिंपल सा है वहाँ पे कि जो N+L मतलब सॉल्व करेंगे, जिसका लोअर आएगा उसको पहले फिल किया जाएगा। अगर हमारा N+L सेम आ जाता है तो हम लोअर N वाले को मतलब पहले भरेंगे, उसके बाद उसके हाइयर N वाले को, ठीक है। आप देख लेना आपको सामने आ जाएगा। तो ग्रुप 3 का भी हो गया, ग्रुप 4 का भी देखो सिंपल सा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप नॉर्मल कर सकते हैं उसको। ग्रुप 5 में देखो ये भी नॉर्मल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ग्रुप 6 ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि ग्रुप 6 में क्या ध्यान रखना है। देखो सब कुछ एक्सेप्शन है, बहुत कुछ है रीजन। या MSc लेवल में आप पढ़ोगे या तो बहुत हाई PhD में, तो तब उस लेवल में आपको मैं उस लेवल तक नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से पूछ सकते हैं। तो क्रोमियम का बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आप लोग को पूछा गया है बार बार कि क्रोमियम का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वहाँ पे ऑर्गन 3D5 4s1 होना चाहिए क्या, 3D4 4s2 होना चाहिए था, ठीक है। अगर आप फोर यहाँ पे 3D देखो 24 है ना, 24 को कैसे हम लोग लिखते हैं मालूम है, इसको लिखते हैं ये इसको D में जाते हैं, इसको S में जाते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 3D4 और 4s2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। मतलब 24 को ऐसे लिखते हैं, 25 होता है तो क्या लिखते हैं 3D5, यहाँ पे 3D5 4s2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। 25 हो गया, 26 किसका भी एटॉमिक नंबर मिला तो ऐसे लिखने का, ठीक है। अब देखो ऑर्गन में होना चाहिए क्या, 3D4 4s2 होना चाहिए था, ठीक है। क्रोमियम में 3D4 4s2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे देखो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर डी का हम लोग ऑर्बिटल बनाया गया तो यहाँ पे देखो कैसे होता है, इसका 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो या तो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो या तो डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या देखो या तो फुल फिल्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। हाफ फील्ड मतलब 1 2 3 4 5, या तो फुल फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा स्टेबल बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर इसका रीज़न क्या है? सर इसका ये रीज़न है कि ये सिमेट्रिकल होता है। आप अभी नहीं समझोगे, सिमेट्रिकल होता है, एक्सचेंज एनर्जी पे डिपेंड करता है, पेयरिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिंपल सा जो बता रहा हूँ, ग्रुप 6 का जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, थोड़ा अलर्ट हो जाना क्रोमियम वाले का। क्रोमियम में क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हाफ फील्ड होते हैं उसमें ज़्यादा स्टेबल होता है। D5 हाँ, लेकिन टंगस्टन वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्रोमियम मोलिब्डेनम में जब लिखोगे तो आप D5 करोगे और 5s1 करोगे। समझा आपको। अब देखो टंगस्टन आपको रूल फॉलो नहीं करेगा, टंगस्टन में आपको D4 ही होगा। एक्सेप्शन है, कोई इसका रीजन एग्जैक्ट नहीं बता सकता, और इसका आप लोग याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जनरल देखो ये जनरल कन्फिग्रेशन बोल रहा है, जनरल कन्फिग्रेशन बोले तो N-1 D3 होगा, NH2 होगा फॉर इसके लिए, ठीक है। और ग्रुप 6 के लिए आपको जनरल कन्फिग्रेशन N-1 D4 होना चाहिए, NH2 होना चाहिए। बट कुछ एक्सेप्शन है क्रोमियम मोलिब्डेनम का, उसको ध्यान रखना और अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई आप पूछे तो भूलना मत उसको। नाउ ग्रुप 7 का कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप 7 आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाफ फील्ड है, बहुत अच्छा है। ग्रुप 8 का भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कर लोगे। आपको सिर्फ क्रोमियम और कॉपर वाला जो ग्रुप है ना, बस वहीं ध्यान देना है, ठीक है। और निकल पैलेडियम प्लेटिनम वाला, ठीक है। देखो कोबाल्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कर लोगे। सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको कर लोगे, ठीक है। नाउ ये देखो ग्रुप 10 का देखना ध्यान से। ग्रुप 10 में देखो यहाँ पे कुछ फिर से गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे निकल में 3D8 4s2 हो रहा है, ठीक है।
और पैलेडियम में 4d10 5s0 हो रहा है और प्लेटिनम में 5d9 6s1 हो रहा है। तो आप इसको भी बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करना। निकल पैलेडियम प्लेटिनम में निकल में जो ऑर्डर है, जैसे मैंने 28 को लिखना चाहे, हम लोग क्या लिखते हैं 3d8 हाँ 4s2। तो निकल तो अच्छा बच गया, निकल तो चला गया अच्छे से, बट आपको पैलेडियम, और देखो एग्जाम ना, यही एग्जाम अगर पूछेगा नीट जेई कहीं पे भी एडवांस मार्क कहीं पे पूछेगा ना, तो निकल पैलेडियम सॉरी पैलेडियम प्लेटिनम क्रोमियम कॉपर यहीं से पूछेगा, क्योंकि बच्चे लोग एक्सेप्शन को बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं और भूल जाते हैं। ठीक है, मेरा काम में आप लोग को अलर्ट करना उसमें कि पैलेडियम प्लेटिनम आपको ध्यान रखना है, पैलेडियम आपको डिटेल लिखना है, और प्लेटिनम देखो उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं कर पाता, मतलब इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, तो इसका 5d9 तक होता है। ठीक है, आपको समझा इतना, बाकी जनरल कंडीशन वैसे ही जैसे ही है नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, ग्रुप 11 का कॉपर, कॉपर का वही आ गया है यहाँ पे फिर से कि D9 होना चाहिए था, यहाँ पे 29 है ना, 29 को क्या लिखते हैं 3d9 4s2। आपको समझ में कैसे लिख रहा हूँ, ये 9 है इसको D9 लिख दे रहा हूँ और 2 को s2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे लिखता है, आप कोई भी डी ऑर्बिटल है ना ऐसे लिख देना। ठीक है, बट आपको मैंने बताऊँ जहाँ जब मैंने बताया क्रोमियम का बताया है, फिर उसके बाद टंगस्टन का बताया है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं बताऊँ एक्सेप्शन वहाँ पे आप ध्यान रखना। अब देखो कॉपर का क्या है 3d10 होना चाहिए 3d9 4s2, बट मैंने बोला ना हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं डी, और इसलिए यहाँ क्या करें एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे d10 हो जाएगा, यहाँ पे 4s1 हो जाएगा। ऐसे देखो कॉपर का हो गया, ये सिल्वर का हो गया और गोल्ड का हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से कर लोगे, ज़्यादा इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जिंक कैडमियम मरकरी तो पूरा फुलफिल रहता है, इसका डी ऑर्बिटल फुलफिल रहता है, एस बी ऑर्बिटल फुलफिल रहता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया डी ब्लॉक का कि जनरल कंडीशन फॉर डी ब्लॉक इज n-1 d1 to 10 ns2। रिकैप कर लेते हैं, एस ब्लॉक का हमने पढ़ा ns1 to 2 और पी ब्लॉक का ns2 np1 to 6, और जनरल कंडीशन फॉर डी ब्लॉक इज n-1 d1 to 10 ns2। ठीक है, सिमिलरली जनरल कन्फिग्रेशन फॉर एफ ब्लॉक पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा n-2 f1 से 14 और ns2 यहाँ पे d भी आता है। ठीक है, n-1 d भी आता है, फिर ns2 आता है। ठीक है, नाउ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अच्छे से देखा, जहाँ जहाँ हमें एक्सेप्शन दिखा वहाँ पे मैंने आपको अलर्ट किया। उसको देखो रीजन भी मैंने बताया, बट आप उस अभी इस समय इस लेवल पे आपको नहीं समझेगा। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है, आपको अभी नहीं समझेगा पेयरिंग एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी, तो मैंने आप देखो ये सब हो गया अपना। अब हम पढ़ते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में क्या डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, नाउ देखो सेकंड पीरियड में आपका क्या आता है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ये सब आते हैं। थर्ड पीरियड में आपका आता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस ये सब। देखो ये हो गया सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को आपको डायगोनल रिलेशन उसमें क्या है, लिथियम मैग्नीशियम में क्या रिलेशन है, बेरिलियम एल्यूमिनियम देखो डायगोनल है कि नहीं, लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, बेरिलियम एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप मतलब इन लोग का जो प्रॉपर्टीज होगा सिमिलर होगा। जैसे लिथियम ट्रीट मतलब लिथियम जैसा नेचर दिखाएगा वैसे मैग्नीशियम भी दिखाएगा, बेरिलियम जैसा नेचर दिखाएगा वैसे एल्यूमिनियम भी दिखाएगा। ठीक है, बोरॉन सिलिकॉन का भी वही है। A diagonal relationship is said to exist between certain pair, सभी के लिए नहीं कुछ certain pair के लिए ही डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। अब देखो यहाँ पे हमने क्या हुआ लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम बोरॉन और सिलिकॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में, सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। सिंपल सा है, देखो रीजन सब चीज़ का एक ही होता है कि हमारा आयनिक साइज, अगर चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम आता है ना तो उसका प्रॉपर्टीज भी सेम आएगा, ये आप ध्यान रखना। जहाँ पे चार्ज अपॉन रेडियस मतलब जो उसका चार्ज है और उसका रेडियस क्या है, उसका एटॉमिक रेडियस क्या है, उसका ये है, अगर वो सेम आते हैं ना तो मैक्सिमम उसका प्रॉपर्टीज भी सेम आता है। आप किसी भी एलिमेंट का ऐसा देख लेना। ठीक है, अब देखो इसका एटॉमिक रेडियस लिथियम का 152 होता है, मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर होता है। ठीक है, आयनिक रेडियस इसका देखेंगे, आयनिक रेडियस मतलब तो ये देखो एटॉमिक रेडियस मतलब न्यूट्रल फॉर्म में, आयनिक रेडियस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया लिथियम तो लिथियम प्लस हो गया, Mg जो है NH2 वाला है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 72 पिकोमीटर आ गया। देखो 76 पिकोमीटर लिथियम प्लस का है और Mg+2 72 पिकोमीटर। इलेक्ट्रोनिगेटिव देखा जाए तो लिथियम का 1.00 और मैग्नीशियम का 1.20। ठीक है, ये हो गया पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी। अब देखो
ये आपने ये देखो, आपको बस बताने के लिए कि कैसे कैसे उसका नेचर सेम आता है। अब आप लोगों को सब याद करना है नहीं, आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्यों होता है, ठीक है, रीजन आप समझ लो उसको। पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पिकअप हो सकते हैं, ठीक है। नाउ बेसिसिटी देखा जाए, बेसिसिटी देखा जाए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, ठीक है। और रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ देखा जाए तो नाइट्राइट फॉर्म करता है लिथियम वाला, और मैग्नीशियम वाला भी नाइट्राइट फॉर्म करता है। हार्डनेस देखा जाए तो लिथियम हार्ड होता है, इवन मैग्नीशियम भी हार्ड होता है, ठीक है। नाउ फोर्थ पीरियड है हाइड्रेशन, लिथियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट और इवन MgCl2 इज डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब ये होता है कि वो मॉइस्चर, मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जैसे लिथियम क्लोराइड लेता है वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड भी लेता है, ठीक है। इसको उसी को बोलते हैं डेलिक्वेसेंट, ठीक है। LiCl.2H2, देखो यहाँ पे भी H2O लिखा लगा गया है, वहाँ पे मैग्नीशियम में भी H2O लिखा गया है, ठीक है। नाउ हिटिंग कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स में देखेंगे तो Li2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा, फर्दर ब्रेक हो जाएगा, वैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मतलब ब्रेक हो जाएगा। नाउ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सम आपको यहाँ पे समरी बताता हूँ। लिथियम, जैसे लिथियम वीक बेस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, वैसे मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। सेकंड पॉइंट नाइट्राइट दोनों फॉर्म करते हैं, थर्ड पॉइंट है दोनों हार्ड हैं, फोर्थ है डेलिक्वेसेंट है दोनों, और फिफ्थ पॉइंट है कि दोनों मतलब कार्बोनेट बना के डिकम्पोज हो जाते हैं, और फिफ्थ पॉइंट है कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बन ये भी बनाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी बनाता है, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म वो भी, और कैन नॉट बी ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब देखो, हमने लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बारे में, ठीक है। सिमिलरिटीज सिंपल सा है, आयनिक रेडियस मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम पोलराइजिंग पावर, क्या रीजन है इसका सिमिलरिटी होने का, कि इनका जो पोलराइजिंग पावर, जो केटायन का क्या होता है ना, पोलराइज खींचता है इलेक्ट्रॉन, क्लाउड को अपनी तरफ खींचने को ही पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इसका जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का पोलराइजिंग पावर सेम होता है। आयनिक रेडियस देखा जाए तो Be2+ का 31 होता है, Al3+ का 53.5 पिकोमीटर। बट चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो देखने पे हमारा दोनों का सिमिलर आता है, लगभग सिमिलर आता है। बेरिलियम का 0.064 आता है, एल्यूमिनियम का 0.060 आता है, ठीक है। अब पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इसको भी देखते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे और याद समझ भी लेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले कोवैलेंसी, दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उनका टेंडेंसी होता है कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करने का, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, ना बेरिलियम देगा ना एल्यूमिनियम देगा, इसलिए इनका प्रॉपर्टी सेम कहते हैं, इसीलिए इनको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। इन लोग डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है। कोवैलेंसी हो गया, कोवैलेंट करके दोनों दिखाते हैं। एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली के प्रेजेंस में रखा जाए तो BeOH4 2- बनाएगा, वैसे ही एल्यूमिनियम AlOH4 माइनस बनाएगा, ठीक है। इतना समझा आपको। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, कार्बाइड में क्या होगा, जैसे ही हम लोग बेरिलियम कार्बाइड को वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब वो हाइड्रोलाइज करेंगे बेरिलियम कार्बाइड को, तो क्या होगा, BeOH ट्वाइस बनाएगा और CH4 मेथेन गैस रिलीज करेगा। ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड भी AlOH थ्राइस मतलब बनाएगा और ये मीथेन अपना रिलीज करेगा। तो आपको समझा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में दोनों क्या करते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। सेकंड है डू नॉट शो रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। हाइड्रोक्साइड में अल्कली डालेंगे तो अपना क्या आएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, AlOH4, दोनों का फॉर्मूला देखो सेम है, ठीक है। नाउ हाइड्रोलिसिस कार्बाइड में जब कार्बाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे दोनों मीथेन गैस रिलीज करेंगे और BeOH ट्वाइस बनेगा, ये AlOH थ्राइस आएगा, ठीक है। नाउ एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, एनोमलस मतलब क्या, डिफरेंट, कुछ अलग, जो जो सब दिखा रहे हैं उससे क्या अलग दिखाना, उसी को बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक जनरल ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए कुछ अलग दिखाना, ठीक है। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। नाउ एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, लेट्स टेक अ लुक एट द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल। हम लोग सिंपल सा लिथियम को एक अलग लेते हैं और अल्कली मेटल में देखो, लिथियम में पूरा है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो वैसे ही लिथियम एक अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, एक अलग बिहेवियर दिखाएगा, और सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एक अलग ही प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो वही हमें पढ़ना है, ठीक है। नाउ वाटर के साथ देखा गया, वाटर के साथ अगर हम लोग ये लेते हैं, मेटल को लेते हैं, तो क्या बनेगा, MOH H2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। और
अपना लिथियम वाला जो करेगा यहाँ पे LiOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो मेटल वाला जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इनको वाटर के साथ जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस का मतलब क्या होता है? जो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उन्हीं को बेस स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ठीक है। और जो थोड़ा मतलब टाइम लगा के या बहुत मेहनत से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें उनको वीक बेस बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया बेस। कभी हमेशा बेस जहाँ से आता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने को ही बेस बोलते हैं। ठीक है। और जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा उसको न्यूक्लियोफाइल, वो सब बात की बात है। अभी आप ये देखो कि जब हम लोग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इन लोग लेते हैं, उनका हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बट लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो वीक बेस होता है। ठीक है। अब एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। मेटल जो सोडियम, पोटेशियम ये सब है, वो लोग मेटल पर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बट मेटल पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बट अपना लिथियम वाला क्या फॉर्म करता है यहाँ पे देखना ध्यान से। ठीक है। लिथियम मोनोऑक्साइड, ये क्या फॉर्म करेगा? लिथियम मोनोऑक्साइड। ठीक है। नाउ अब देखना आगे। हमने वाटर का देख लिया, वाटर में जो सब मेटल होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, बट लिथियम वाला वीक बेस बनाता है। नाउ एयर का देखा कि जो सभी मेटल है वो मतलब सभी मेटल ग्रुप वन के मेटल जो मेटल है वो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, बट लिथियम वाला मोनोऑक्साइड बनाता है। अब हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा MH जो भी अनस्टेबल रहेगा, जो बट लिथियम वाला जो हमारा स्टेबल हाइड्राइड बनेगा। लिथियम वाला हाइड्राइड स्टेबल बनाता है, और मेटल सोडियम, पोटेशियम ये सब जो हाइड्राइड बनाते हैं अनस्टेबल बनाते हैं। ठीक है। नाउ हेलोजन के साथ देखते हैं। हेलोजन में क्या है, हमारा हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो मेटल मतलब सोडियम, पोटेशियम इन लोग के साथ, ठीक है, उन लोग के साथ क्या बनेगा? इनसोल्यूबल बनाएगा MX। बट लिथियम वाला क्या होगा? सोल्यूबल करेगा। ठीक है। सोल्यूबल फॉर्म करेगा। तो आपने देखा है कितना अलग बिहेवियर दिखा रहा है। ये हाइड्रोक्साइड देखा तो सभी मेटल का स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, बट लिथियम वाला वीक बना रहा है। एयर में देखा तो सब पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बना रहा है, बट ये वाला मोनोऑक्साइड बना रहा है। हाइड्रोजन का देखा तो जो मेटल वाला है वो अनस्टेबल बना रहा है, बट लिथियम वाला स्टेबल बना रहा है। ठीक है। हेलोजन का देखा कि MX इनसोल्यूबल है, बट लिथियम वाला सोल्यूबल है। ठीक है। नाउ रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम क्या है? सबसे पहले स्मॉल साइज, छोटा साइज होने से इसका अलग बिहेवियर है। हाई पोलराइजिंग पावर दैट इज चार्ज अपॉन रेडियस, इसका अलग है। ठीक है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और क्या लास्ट? लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कंपेयर टू अदर मेटल, इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है लो होता है। ठीक है। तो ये सब हमारा रीजन हो गया। नाउ अब हम देखेंगे बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम जो होता है हार्ड मेटल होता है, बट अदर जो अल्कलाइन मेटल होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। ये हो गया। बेरिलियम क्या होता है? हार्ड मेटल होता है। अदर क्या होता है? सॉफ्ट। हार्ड मतलब समझो बहुत टाइट वाला। ठीक है। और दूसरा सब सॉफ्ट मतलब हाथ में ही बेंड हो जाए, ऐसा टूट जाए, ऐसा वैसा। ठीक है। और दूसरा क्या है? जो बेरिलियम वाला होता है वो लिस्ट मेटालिक फॉर्म होता है, और लिस्ट मेटालिक होता है और क्या फॉर्म करता है? कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। लिस्ट मेटालिक फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। वही अदर जगह जो अपना मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब क्या होते हैं? ये आयनिक फॉर्म करते हैं। मतलब जो बेरिलियम होता है इसका क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, और जो ये मैग्नीशियम इन लोग क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है। बेरिलियम ये BeO और BeO स्ट्राइस ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी रखे हो। बट जो अदर ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सिर्फ बेसिक नेचर दिखाते हैं। इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है सिर्फ बेसिक होता है। ठीक है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो हाईएस्ट ऑफ ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सबका हाईएस्ट होता है। ऑफ मतलब जो बेरिलियम का होता है हाईएस्ट होता है। ठीक है। नाउ जो बेरिलियम होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर डज नॉट शो कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। बेरिलियम 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता नहीं है, बट अदर अल्कलाइन मेटल जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक भी जाते हैं। और क्या है? डज नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम HCl। जब हम लोग बेरिलियम को H2 से रिएक्ट करेंगे तो डज नॉट लिबरेट H2 मतलब सॉरी, जब हम लोग बेरिलियम को HCl या H2 एसिडिक नेचर में डालेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। कौन सा? बेरिलियम। बट अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। ठीक है। इजिली बेरिलियम जो होता है इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। तो आपको मैं रिवाइज करता हूँ। पहला है बेरिलियम हार्ड मेटल होता है, और बाकी सब सॉफ्ट मेटल होते हैं। और बेरिलियम जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड दिखाता है, बाकी सब आयनिक बॉन्ड दिखाते हैं। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, बाकी सबका बेसिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट सबका हाई होता है। ठीक है। ऑल अल्कलाइन मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन में बेरिलियम का 4 से ज़्यादा नहीं दिखाता, बट बाकी का
4 से 6 तक जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बाकी बेरिलियम जो होता है हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बट बाकी सब दिखाते हैं, ठीक है। और लास्ट है इजिली हाइड्रोलाइज्ड। रीजन क्या है एनोमलस बिहेवियर का, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, स्मॉलर आयनिक रेडियाई, ठीक है। ऐसे लिथियम का था वैसे इसका भी है, स्मॉलर आयनिक एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।